तो कल आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आप लोगों को मोस्ट अवेटेड आपका डीबी का इंतजार था। तो कल 3 अप्रैल 2025 से आप लोगों के डीबी स्टार्ट हो गए। अच्छी बात है, जिन बच्चों का कल डीबी था उनके लिए बहुत बधाइयाँ। आप लोगों ने एक और अपने सिलेक्शन की तरफ से एक कदम बढ़ा दिया। और साथ में आज जिन बच्चों का डीबी है उनके लिए भी शुभकामनाएं। और आज के बाद में मतलब जिन बच्चों के भी डीबी आने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप लोग थोड़ी सी कंजूसी के चक्कर में आप किसी बस स्टॉप पर, किसी रेलवे स्टेशन में, किसी पेड़ के नीचे मत सोइएगा। आप थोड़े 400-500 रुपए अगर बचा लेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके पास में आपके थ्रू आउट लाइफ के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बैग में हैं। अगर इन केस वो चोरी हो जाते हैं तो शायद आपकी थ्रू आउट लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो आप कोई होटल ले लीजिए, आपका कोई रिलेटिव हो वहाँ रुक जाइए, लेकिन प्लीज़ किसी भी बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन पर ना रुकिए जिससे आपका ये नुकसान हो जाए। सेकंड थिंग ये है कि कल डीबी स्टार्ट हुआ, बच्चों के कन्फ्यूज़न आ रहे थे, बच्चों के बाद मैसेज भी आ रहे थे कि भैया कुछ चीज़ें हैं वो बता दीजिए। और लोगों ने मैसेज भी मुझे किए, कहा भैया ये डीबी जैसे जैसे कल हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, तो उनके बारे में और सारे बच्चों को बता दी जिससे उनको भी थोड़ी जानकारी मिल जाए। क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस हो जाता है या कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो वो इसी हौच पौच में रहते हैं कि क्या पता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो जाए। तो पहली बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बाहर नहीं होता है। अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम प्रेजेंट नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सेल्फ अटैच करके आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है वहाँ पे। सेकंड थिंग क्या है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। बाद में डीबी का क्या रहा, हम लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी और हाथ जोड़ के कहा, मैंने सभी बच्चों ने, सभी टीचर, लगभग हर एक टीचर ने इसको लेकर अलग अलग वीडियो बनाए उस पर। तो कितना इफेक्ट देखने को मिला। एक्चुअली क्या था कि इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जब आप आयोग जाएंगे या जो जिन बच्चों का आगे आने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर। सबसे पहले क्या होगा कि सुबह आप जाइएगा। सुबह जैसे ही आप 9:30-9 तक आप आयोग पहुँच जाओ, पहुँचने के बाद में आपके वहाँ पे एंट्री होगी। एक एडमिट कार्ड होगा आपका जो डाउनलोड किया होगा, वो आपको पता ही होगा कि वो तो हमेशा होता है कि पुलिस वाले वहाँ चेक करेंगे, फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी। और फिर डीबी करवाने के लिए, एक्चुअली जब मुझे इस बार तो पता नहीं, लेकिन जब जब मेरी डीबी हुई थी या जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो शायद दूसरी यानी तीसरी मंजिल पे होता था। और लिफ्ट से जाते थे हम लोग। लिफ्ट से जाने के बाद में एक बड़ा सा हॉल होता था, तो वहाँ पर सारे सारे सभी लोग बैठे हुए होते थे और उसी हॉल में मतलब अलग अलग रूम होते थे। बता देवी लाठेर का एक पैनल था और 2-3 लोगों का पैनल था, तो वहीं हम लोग डीवी करवाते थे। और डीवी के टाइम पर ही बोल देते थे कि आपका इस पैनल में इंटरव्यू है, आप वहाँ देने के लिए जाइए। ये उस टाइम था। शायद हो सकता है कि उसी हॉल में हो, मुझे शायद जानकारी इसकी नहीं है कि उसी हॉल में हो रहा है या किसी और हॉल में हो रहा है। तो सबसे ये होता था कि आप जब सबसे पहले जाएंगे, जाने के बाद में आप टेबल होगी लगी होगी, टेबल में रोल नंबर वाइज होगा कि आपके किस टेबल पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। फिर वहाँ पर जब आप अपने टेबल बैठ जाइएगा, फिर आपके पास में जो भी प्रपत्र मिलेंगे, आपने जो मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन, जो आपको प्रपत्र मिलेंगे वो आप डाउनलोड करके ले जाइएगा। और साथ में जितनी भी आपके पास में जो चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर लगाई थी, सारे के सारे कागज आपको ले जाने हैं, ओरिजिनल भी साथ में आपको ले जाना है। और इस बार थोड़ी सी चेंजेस ये करे गए हैं कि मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। तो सबसे पहले जब आप अंदर जाएंगे, फिर आप देखो कि कौन से टेबल पे आपका रोल नंबर है, आप उसी चेयर पे बैठ जाइए, उसी टेबल के सामने। फिर वो एक एक नाम कर बोल बोल के बुलाते रहेंगे। अब यहाँ पर है कि कोई चीज़, जैसे किसी बच्चे को अगर अपना भरना नहीं आ पा रहा है, प्रपत्र कैसे भरा जाए, तो वहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं। वहाँ के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो आपको प्रॉपर बैठाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते भी हैं कि इस तरह से भरो। तो कोई डरने वाली बात नहीं वहाँ पर है कि बात से चिल्लाएंगे कि तुम पढ़े लिखे हो या फिर तुम पे नहीं भरा जा रहा, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रॉपर आपको कोऑपरेट करते हैं, एक फैमिली की तरह कोऑपरेट करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे वो। तो जब आप वहाँ पर जाओगे तो एक बायोमेट्रिक स्लिप होती है, वो मिलेगी आपको। वेरिफिकेशन टाइप में समझ लो आपको, वो मिलता है। फिर उसके बाद में एक चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें होंगे वो टिक मारने के लिए होता है। फिर उसके बाद में एक आपको प्रपत्र देखने को मिलेगा, जो प्रपत्र आपने मतलब नेट से डाउनलोड किए होंगे। कुछ बच्चे पहले से ही ऑलरेडी भर कर ले आते हैं घर से ही, और कुछ लोगों को, बच्चों को क्या होता है कि वो मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ठीक रहेगा क्या नहीं, तो वो वहीं भर देते हैं। तो अगर आपको वहाँ से प्रॉपर नहीं भर पाए तो वो आपको टाइम भी दे देंगे कि आप बोल सकते हो उनसे कि मेरा भर नहीं पाया या मुझे थोड़ी ये गलती हो गई, मुझे बताइए इसमें क्या भरना चाहिए। तो वो हो सकता है कि वहाँ पर आपको भरवा दिया जाएगा, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में आपके पास में जैसे ये इंटर लेवल की जॉब होती है,
आपको पता ही है, इंटर लेवल ट्रिपल सी ये होता है इसमें। तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रिपल सी का होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई थी उसमें मतलब आपने जब रजिस्ट्रेशन भरा था उस टाइम पर आपने लगाया कि हाँ मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ, तो यस लिख के केवल उसमें टिक आता है ना फॉर्म भरते के टाइम पे, तो यस किया। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की मार्कशीट उस टाइम में डिग्री है तो शो कर दीजिए, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये चीज़ है। फिर उसके बाद में आती है कि बहुत से हमारे साथी पूछ रहे थे कि भैया जो मूल निवास है वो कब का होना चाहिए। तो मेरा मूल निवास 10 साल पुराना था, वही लग गया था। देखो होता क्या है कि उन चीज़ों उन डॉक्यूमेंट्स की इतनी कोई जरूर नीड होती नहीं है जिनसे आपके रिजर्वेशन को फ़र्क पड़े। आपका मूल निवास चाहे कितने भी साल पुराना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप एलिजिबल माने जाएंगे। ये नहीं कि मूल निवास आपका 10-100 साल पुराना है तो आपको एलिमिनेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप वहीं के हो बस। ओके। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप क्या प्रॉपर यूपी के हो या आउटसाइड अपने यूपी के स्टेट के बाहर के हो, ये इसलिए देखा जाता है। तो इससे आपका रिजर्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये फर्क पड़ता किससे है, जो SC ST OBC के बच्चे हैं जिनके पास में जाति सर्टिफिकेट वाला होते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो वो प्रॉपर चेक किया जाता है कि आपका प्रॉपर ये सर्टिफिकेट है, आपने बनवाया है या नहीं बनवाया है। तो मूल निवास का इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं, आपके पास कभी का हो आप ले जाओ। फिर उसके बाद में आती है कि जो EWS वाला या SC ST OBC वाला जो सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। तो एक तो या तो होता ये है कि कहीं कहीं पर जो नोटिफिकेशन आया था उससे लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर उससे और भी पहले का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चल जाएगा, वो भी मान हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और देखने को मिली है इस बार कि जैसे पहले होता ये था कि हम लोग DB करवा लेते थे, DB करवाने के बाद में जब रिजल्ट आता था फाइनल, जो बच्चे सेलेक्टेड कैंडिडेट केवल होते थे उन्हीं से पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती थी, ऑनलाइन आती थी पोर्टल पर ही, तो भर देते थे। लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने, वहीं पर बैठ के बच्चों ने बताया कि वहीं पर बैठ के उन्होंने भरवा लिए पोस्ट प्रेफरेंस। तो जैसे कि आप अपने घर से डिसाइड करके जाइएगा कि आपको कौन से पहले पर रखनी है, कौन से दूसरे पर रखनी है। ऑल दो सभी बच्चे जितने मैक्सिमम हैं वो चिकित्सा विभाग ही पहले नंबर पर रख रहे हैं और दूसरे पे उद्योग वाला रख रहे हैं। तो जैसा भी आपका मन हो वैसा आप कर सकते हैं। ओके। बट मेरा मानना ये कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, देखो काम दोनों में ज़्यादा, हमेशा मैंने आपको पहले बताया, काम दोनों में आपका कमर तोड़ काम होगा। और अगर आपको तैयारी करनी है तो थोड़ा सा उद्योग वाला विभाग आपके लिए ठीक हो जाएगा। अब सारे लोग जब चिकित्सा में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो पहले नंबर पे डाल दो उद्योग वाला, तो वहाँ मिलने पर आपको सेकेंड सैटरडे सॉरी जो एवरी सैटरडे छुट्टी मिल जाती है, संडे छुट्टी मिल जाती है। जितने भी डायरेक्टेड ऑफिस हैं वहाँ छुट्टियाँ ऐसे ही मिलती हैं। फिर उसके बाद में एक बच्चे ने ये पूछा मुझसे कि भैया जब जब मैंने फॉर्म भरा तो उस टाइम तो EWS हमारे पास में नहीं था, लेकिन अब है, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या आप लगा सकते हैं। तो उस टाइम आपने नो किया था लेकिन अब आपने यस कर दिया है, तो बोलो सबसे पहली बात है कि आपका अगर आप EWS को दिखाएंगे तो वो आप रख लेंगे, ना हाँ करेंगे ना करेंगे। लेकिन जहाँ तक है मेरी नॉलेज में जहाँ तक ये है कि वो आपको जनरल में ही काउंट करेंगे, बस कोई वैस नहीं करेंगे। आपने EWS का फॉर्म दिया वो रख लेंगे, लेकिन आप काउंट जनरल में ही किए जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह कोई गलती अगर हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एफिडेविट लगा सकते हैं। किसी के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी के नाम में स्पेस आ गया है, तो आप लोग उसकी लिए एफिडेविट लगा सकते हैं। एफिडेविट तभी लगता है जब आपके पास में मतलब कोई डॉक्यूमेंट गलती हो गई है, फर्जी ना है। अगर कोई चीज़ फर्जी है तो आप दिक्कत हो जाती है। बस अगर कोई गलती हो गई है, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, कोई कंप्यूटर मिस्टेक हो गई है, तो आपको वहाँ पर पास कर दिया जाएगा, आप एफिडेविट लगा सकते हैं, तो उसमें आप बाहर नहीं किए जाएंगे। और सेकंड बात आती है DB स्किप की। बहुत से साथियों ने, बहुत से टीचर्स ने एक UP SSC 1262 के लिए DB का अभियान चलाया और सभी को इस चीज़ के लिए थैंक यू मेरी तरफ से भी कि आप लोगों ने बहुत कोशिश करी। लेकिन देखा जाए तो क्या ग्राउंड लेवल पर ये DB स्किप तो अभियान इतना सक्सेस हुआ? जैसा कि कल बच्चों ने बताया कि कल के जो DB हुई तो DB में लगभग मैक्सिमम सीट्स भरी हुई थी, मतलब 2-4 लोग खाली थे। लेकिन अगर देखा जाए तो कल जो प्रेजेंटी थी वो 95% के आसपास रही, शायद इसके ऊपर भी रही होगी। तो देखा जाए लगभग हर एक बच्चे ने DB करवाया। अगर किसी की मजबूरी हुई होगी तो उसने नहीं करवाया, और बाकी अगर उसको कोई इशू नहीं होगा तो वो लास्ट डे रिजर्व डे में करवा लेगा आके। और बहुत से हमारे साथी थे जिन्होंने DB स्किप किया, उनके लिए मेरी फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिन बच्चों ने, फिर बता रहा हूँ मैं, सीट खाई,
जैसे एक बच्चे ने कल कमेंट किया, मेरे इंस्टा पर मैसेज किया कि कोई बच्चा था वो सीजीएल क्वालिफाई कर गया, अभी जो सिलेक्ट हुआ है, समझो उसने सीजीएल सिलेक्शन होने के बाद में वो इसमें डीबी देने के लिए आया है। इतना समझाने के बाद में भी कि भाई आपका कहीं भी सिलेक्शन हो गया है तो प्लीज़ ये 1262 की इन बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, जो कहीं के भटके हुए हैं बेचारे, इनके सिर्फ 1262 जिनका सहारा रह गया है। लेकिन क्योंकि आपको ये दुनिया सेल्फिश है, एक मैंने पहले वीडियो इसलिए बनाया था कि भाई किस तरह से ये दुनिया काम करती है, वर्ल्ड काम करती है, तो मुझे उस वीडियो पर क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, गालियाँ पड़ी, सब कुछ हुआ। लेकिन रियलिटी हमें पता थी, आपको पता थी कि जो जिनको डीवी देना था वो डीवी देने के लिए आएंगे ही आएंगे। अब आगे जितने भी वैकेंसी आने वाली हैं, चाहे वो 5512 वाली हो, 3284 वाली हो, या इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाली हो, या कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो इस चीज़ के लिए अब इन 1262 वाले बच्चों से रोएं ना, इंसिस्ट ना करें, गिड़गिड़ाएं ना कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, अब प्लीज़ उसमें ना जाएं। जब इनके साथ में बर्ताव होगा तो इनके अंदर भी ये बदले की भावना आएगी ही आएगी। ओके, ये ट्रू है। हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को आज के टाइम पर अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए। अब अगर इन लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है तो ये भी सिंपल सी बात है, रिवेंज लेने पर उतर आएंगे कि जब हमारे साथ में हमें किसी ने नहीं बख्शा, जब हमने इतने हाथ पैर जोड़े, इतना गिड़ाया, हर एक चैनल पर जाकर कमेंट किया, हर एक सेक्शन में जाकर कमेंट किया, पर्सनली फ़ोन भी किए, मैसेज भी किए, तहसीलों में गए, और जितना पॉसिबिलिटी हुई बच्चों के बीच में मिले जाकर, और जाने के बाद में हम लोगों ने पर्सनली इंसिस्ट किया कि भाई प्लीज़ डीबी ना दें। उसके बाद में भी अगर डीबी करवाने के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं कहीं पर वो जा रहे हैं, तो ये इनकी मेहनत पे आपने समझो कि पानी फेर दिया। अब अगर ये आगे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर आप इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई 12 वाले अगर सिलेक्टेड हो गए वो ना दें, तो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके साथ में आप लोगों ने बुरा किया है, गलत किया है। और फिर से मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से, चलो ठीक है कल पहला दिन था, बाकी अब से आप लोग जहाँ जो बच्चे जहाँ सिलेक्टेड हों वो प्लीज़ डीबी करवाने के लिए ना जाएं, जिससे इन बच्चों का, चलो कल का दिन चला गया, लेकिन आगे से आप लोग ध्यान रखें कि इन बच्चों की तरफ थोड़ा देख लो, डीबी करवाने के लिए ना जाओ। नहीं तो फिर आप बाद में कितना भी इनसे कहिएगा, ये लोग नहीं मानने वाले। जिस बच्चे ने 1262 में जितना हार्ड पेपर हिंदी आई थी, इतनी हार्ड इसमें जीएस आई थी, इस जैसे पेपर में भी 64-65 नंबर लेकर आए हैं, इसका मतलब उनके अंदर नॉलेज का भंडार होगा, उनके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। और शायद अब आगे आने वाले बच्चे 5512 वाले, कोई भी हो, आप कोई बुरा ना मानिएगा, कोई भी यूपी से वैकेंसी आने वाली हो, कोई वैकेंसी आने वाली हो, ये सब में बैठेंगे और सब निकाल जाएंगे, क्योंकि पेपर आसान नहीं था। जो नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर, और इतना टफ पेपर में भी इतने अच्छे अच्छे नंबर ले आए, 60, 61, 62, 67 ऐसे नंबर ले आए। आप समझो उनकी नॉलेज कितनी ज़्यादा होगी, क्या उनके अंदर ज्ञान का भंडार होगा, कि कैसे उन्होंने किताबों को पी लिया होगा। आप compete उनसे करेंगे, अभी ये खिसिया जाएंगे इस चीज़ को लेकर। ओके, तो फिर भी हम तो ये कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ इन लोगों की तरफ फिर से देख लो एक बार। अगर आपके पास में मौका है, आपके पास में टाइम है, तो इनके लिए ये सीट छोड़ दो, और आप लोग एक अच्छे बच्चों की तरह डीबी स्किप कर दीजिए। फिलहाल बहुत से साथियों ने मुझसे कहा कि आप देख सकते भैया, आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दो, तो इसीलिए मैंने फिर रिक्वेस्ट करी। बाकी डीबी को लेकर आपके सामने जो भी समस्या आ रही हो, किसी तरह की, और तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हम फिर से लाइव मिलेंगे आपको, मेरे इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है, उससे बात कर सकते हैं। हर तरह से आप लोगों के सहयोग करने के लिए तैयार हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।